अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स सबसे पहले तो ये है कि 2 दिन में अपनी वीडियो रिलीज़ नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मेरे मोहल्ले के अंदर 2 फौतगियाँ हुई थी और बहुत ही अजीज़ लोग थे, जिनकी एक की मेरे दोस्त की वालदा फ़ौत हो गई और एक मेरा जो दोस्त था उसकी बेटी फ़ौत हो गई। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी उनसे यही अपील है कि वो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। तो अब आते हैं ज़रा सियासी मंजरनामे की जानिब। जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो 2 महीने से चल रहा है तकरीबन, जब से ये इम्पोर्टेड जो हम पे मुसल्लत हुए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पुतली तमाशा चल रहा था। और लाहौर हाई कोर्ट का पुतली तमाशे का एंड ये हुआ, जो मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ, कि ये जजेस ज़ाहिर ये करते हैं कि हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं और हम बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं और हक़ और इंसाफ और ये और वो, यानी कि बुलंदो बाग दावे इनके होते हैं कि हम जनाब मज़लूम के साथ खड़े हैं। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ये जो हैं उन्हीं लोगों के ग़ुलाम हैं जो लोग इनको इस जगह पे जिन लोगों ने बिठाया है। 1984 से शरीफ ख़ानदान जो है वो पंजाब के ऊपर हुकूमत कर रहा है। सन 1984 से जब ये वज़ीर आला ये जो था ये नवाज़ शरीफ जो था वज़ीर ख़ाज़ाना पंजाब बना था ज़ियाउल हक़ के दौर में, उस वक़्त से बिलवास्ता या बिला वास्ता ये पंजाब के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और एक चपरासी से लेके एक डायरेक्टर तक इन्हीं का भर्ती किया हुआ है। इसी तरीके से जजेस को भी देख लें, बार कौंसलें देख लें, बिकी हुई हैंगी, पैसे लेते हैंगे, हर हुकूमत आती है उनको पैसा देती है। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, जिसको हम लोहार हाई कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि वो अहले शरीफ हाई कोर्ट हैगा। तो उन्होंने फ़ैसला दिया जिसके अंदर सरेआम धांधली नज़र आ रही थी कि 4 बजे तक इलेक्शन करा दें और 4 बजे तक गिनती करा दें। ओ भाई, आपने 1-2 महीने आपने लटकाए रखा अदालत के अंदर, तो 2 महीने का लटकाने का कम से कम आप उसका ये तो ना करें कि जनाब आप फिर उसके बाद 12-14 घंटे देते हैं कि जिसके अंदर वो बता भी रहे हैं कि हमारे कुछ लोग हज पे गए हुए हैं, कुछ इनके भी हज पे गए हुए हैं। नोटिफिकेशन अभी तक उन्होंने 5 सीटों का जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन जनाब बस उनका क्या कहा जाए कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो अहले शरीफ की ग़ुलामी में इस हद तक गिर गया है कि इनके तलवे चाटना, इनके पैर चाटना, इनकी जुरामें सूंघना, इनके जूते चाटना, ये तमाम लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर एंड है। बहरहाल उसको आज चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ एक जुमले जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा, उससे मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची। और वो तकलीफ़ क्या कि उन्होंने फवाद चौधरी को कहा कि जनाब तौहीन अदालत के ऊपर हम आपको रोज़ाना हम जाना नहीं चाहते, नहीं तो आपको रोज़ाना कोर्ट के अंदर पेश होना पड़े। तो बात यह कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब वो हो क्यों रहे हैं? मसलन एक चीज़ है वो ख़राब हुई है, तो आखिर वो ख़राब क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, इस चीज़ को भी तो आप देखें। वो ख़राब आप ही लोगों की वजह से हो रही है। आप लोग रात को अदालतें लगाते हैं, आप लोग एक चोर, मुजरिम, डाकू, डकैत, किक बैकर्स और मनी लॉन्ड्रर को वज़ीर आज़म रात को बनवाते हैं। आप लोगों के हुक्म के ऊपर वज़ीर आज़म के और सदर के इख्तियारात स्लीप होते हैं, जबकि वही चीज़ आप पंजाब के अंदर नहीं कर रहे, लेकिन आपने सेंट्रल में की थी। रात को आपने अदालत लगाई, किसके कहने पे लगाई ये भी अब टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आ चुका, सोशल मीडिया के ऊपर आ चुका। लोग इतने अंधे या गूंगे या बहरे नहीं रहे जितने आप समझ रहे हैं। तो बात यह की कि आपने ये भी फैसला किस लिए दिया? ये जो 22 तारीख को, यानी कि हमजा का, एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि हमजा का इलेक्शन हम उसको कलअदम करार देते हैं, दूसरी तरफ आप उसको वज़ीर आला बनाने पे तुले हुए हैं कि जनाब वज़ीर आला के बगैर ये सूबा कैसे चलेगा? वज़ीर आला के बगैर ये सूबा ऐसे चलेगा कि इधर गवर्नर चला सकता है, कोई सीनियर वफाकी वज़ीर चला सकता है। और रूल ये हैगा कि जब तक इलेक्शन का फैसला ना हो जाए, जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब ना हो जाए, उस वक्त तक जो पुराना वज़ीर आला होता है, क्योंकि आप इसको कलअदम करार दे चुके हैं, तो इट्स मीन्स कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो यानी कि जिसे कहते हैं कि वो वाला कानून है कि जिससे अहले शरीफ को कोई ना कोई एज मिल जाए, तो आप उस कानून को लागू करते हैं जिसको नज़रिया ज़रूरत रोशनास कराया था इफ्तिखार चौधरी ने। तो आप इफ्तिखार चौधरी की ही बाक़ियात हैं, आप उसी के ही उस चेन का हिस्सा हैं कि जिस चेन को उसने अदालत के अंदर वो लेकर आया और उसने वो अप्लाई कराई। और आज
चौधरी एतजाज हसन, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत नामी ग्रामी जिसे कहते हैं कि वकील है, लेकिन मेरा इख्तलाफ उनसे भी सिर्फ इसी बात पर है कि ये जो इफ्तिखार चौधरी को ताकत बख्शी वो चौधरी एतजाज हसन ने, अली अहमद कुर्द ने, इन लोगों ने बख्शी। ना ये लोग जो थे उस वक़्त उसकी करप्शन का साथ देते, ना उस वक़्त ये जो थे उसका इतना वो करते, और ना आज ये हाल होता। इन लोगों ने चौधरी एतजाज हसन साहब, वही चौधरी एतजाज हसन हैं, जनाब मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया। आपने 22 करोड़ आवाम को फुड्डे लाइन लगवा दिया, उसके बाद आपने आवाम से माफ़ी मांग ली। अजीब व गरीब आप लोगों के वो है, इतने सीनियर आप लोग सियासतदान हैं, उम्रें आपकी क्या हो चुकी हैं, सब 50 को क्रॉस कर चुके हो, किसी भी टाइम ऊपर का टिकट कटने वाला है, लेकिन उसके बावजूद इसकी मिसाल चौधरी कह रहा हूँ, मुशाहिदुल्लाह सैयद की है, जाते जाते भी झूठ बोल कर गया, असेंबली के फ्लोर के ऊपर मरते मरते भी झूठ बोल कर गया, और बना हुआ ऐसा था कि जैसे ये मक्के मदीने से सिर्फ यही आया है, और अपने पूरे खानदान को PIA के अंदर चपरासी से लेके पायलट तक लगवा गया, 3 भाई, तीनों स्टेशन कमांडर, लेकिन गैर मुमालिक के अंदर। तो ये इन लोगों की करप्शनें हैं, ये इन लोगों की वो हैं, और बनते ऐसे हैं कि आवाम के खैर ख्वाह हैं। आज मैं एक जगह गया, वापस आया तो यूटिलिटी स्टोर, आज जुमे का दिन था। पहली बात तो ये याद रखें कि आज जुमे का दिन था, और जुमे के दिन जुमे की नमाज का बड़ा एहतमाम किया जाता है, हर मुल्क में हर मुसलमान करता है कि उस दिन जो है वो मतलब बड़ी फजीलत है बहरहाल जुमे की नमाज की, लबे लबाब ये है। और उस वक्त एक यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर एक लंबी लाइन लगी थी। मैंने 3 यूटिलिटी स्टोर मेरे इलाके से ज़रा बाहर है, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं कसदन फिर मुड़ा और मैं दूसरे यूटिलिटी स्टोर्स पे भी गया। एक तो मेरे रास्ते में आता है, लेकिन 2 ज़रा मुझसे दूर है, लेकिन उन दोनों के, तीनों के आगे एक लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, ये रिज्यूम चेंज के अंदर ये जो अफराद हमारे मुल्क के जो शामिल थे, खुदा इन लोगों को क्या मैं कहूँ, कोसना भी नहीं दे सकता, लेकिन हमारे जो हंसते खेलते फलते फूलते मुल्क को जो जनरल बाजवा और इसके लेपालक और ये जजेस ने जो धकेला है अंधेरों के अंदर, खुदा इनको पूछेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतें तो हैं नहीं, दूसरे मुल्कों के अंदर किसी पे जुल्म हो तो वो कहता है आई सी यू इन कोर्ट, लेकिन पाकिस्तान में कहते हैं कि क़यामत के दिन देखेंगे। तो क़यामत के दिन ही देखा जा सकता है, उससे पहले तो ना इनके कोई करीब आ सकता है, ना इनको कोई पूछ सकता है। क्योंकि जो ये रिटायर्ड होते हैं उसके बाद 5-6 महीने घर से नहीं निकलते हैं, उसके बाद जब इनका अमेरिका का या किसी और मुल्क का वीज़ा लग जाता है पूरी फैमिली का, तो ये उधर कास्ट ऑफ हो जाते हैं। पाकिस्तान तो इन लोगों के लिए कब्रिस्तान है कि जहाँ पे अपने मुर्दे आके दफनाते हैं, बाकी अय्याशियाँ ये दूसरे मुल्कों के अंदर करते हैं। तो बात ये है कि यूटिलिटी स्टोरों के ऊपर लाइन लगी हुई थी, तो मैंने रुक के पूछा कि क्या वजह है, आखिर क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा जनाब आज इधर आटा आया हुआ है, इधर घी आया हुआ है, तो घी जो है वो 100 रुपये या 150 रुपये जो रिलीफ मिल रहा है। तो मैंने कहा उसके लिए लाइन की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने स्टोर वाले से बात की, तो उसने कहा सर वो यूँ होता है, ये अंगूठा लगाना पड़ता है, फिर ये नादरा से बायोमेट्रिक होती है, तो उसके बाद 2 किलो घी मिलता है। तो वाह शहबाज शरीफ साहब कौम को लाइनों में लगाने के ऊपर, एक जरदारी ने लाइनों में लगाया था CNG के लिए, और आपने लाइनों के अंदर आटे और चीनी और चावल के लिए भी लगवा दिया। तो जितनी आप लोगों पे लानत भेजी जाए उतनी कम है, क्योंकि अच्छा भला एक सिस्टम चल रहा था और उस सिस्टम को चेंज आप लोगों ने जनाब गद्दारी के तहत, यानी यकीन जाने मेरे लफ्ज़ मुँह से ये निकलेगा कि गद्दार वो जो लोग इस रिज्यूम चेंज का हिस्से थे, यकीन जाने वो इस मुल्क के नहीं, इस कौम के गद्दार हैं, क्योंकि उनकी औलादें तो कभी इस लाइन में नहीं लगेंगी। उन आज अच्छा दूसरी बात यह है कि पेट्रोल के ऊपर भी रात 15 रुपये मजीद बढ़ा दिए गए। तो ये वो तो जितने भी सहाफ़ी थे ना वो फोत हो चुके, वफात पा चुके, कि जो इमरान खान जब 5 रुपये 7 रुपये 6 रुपये, यानी कि नवाज शरीफ जो ये शाहिद खाकान अब्बासी 100-110 के ऊपर पेट्रोल छोड़ के गया था, तो 4 सालों में पेट्रोल 150 पर आया, और ये जो थे 2 महीने के अंदर 250 रुपये के ऊपर ले गए। तो इस वक्त कोई सहाफ़ी नहीं बोल रहा। डॉलर 172 से 220 पे चला गया, कोई सहाफ़ी नहीं बोल रहा, क्योंकि उनकी जेबों के अंदर पैसा आ गया। उन लोगों ने तो पी रहे, अय्याशी कर रहे हैं, दनदना रहे हैं। लेकिन जो बोल रहे हैं वो इमरान अहमद खान है, वो बोल रहा है, समी इब्राहिम बोल रहा है, साबिर शाकिर बोल रहा है, तो उनके ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की जा रही है। इमरान खान के ऊपर हर शहर के अंदर FIR कर दी, साफ़ी इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो हर शहर में उस शख्स के खिलाफ FIR कर दी है। तो जितनी FIR काट सकते हो काटो। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सच जो होता है वो छुपता नहीं है। बेशक यहाँ पे सच्चे लोग इतने पावरफुल नहीं है
کہ وہ آپ لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین ہے، اور پاک بھی کو آپ لوگ پاک ہیں، کیونکہ جو شریف ہیں وہ آٹومیٹکلی پاک ہیں۔ یہی مریم نواز جو جلسوں میں کہتی تھی کہ پاکستان یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، آج اسی کے تلوے جنرل باجوہ چاٹ رہا ہے، آج اسی کے تلوے وہ ندیم انجم چاٹ رہا ہے، وہ جو DGISI ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر DGISI صاحب کیا کہتے ہیں، میری تصویر نہیں آنی چاہیے میڈیا پہ، میں یہ وہ، لیکن لاسٹ بال بڑے اس سے دکھائی تھی اور سلیم صافی نے دکھائی تھی اور کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اسی طریقے سے DGISPR جس دن سے آیا کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی، یعنی کہ صاف پتہ لگتا ہے کہ غلام در غلام در غلام ہے، خود تو ہیں 22 کروڑ عوام کو ان لوگوں کا غلام چوروں چکوں کا بنا دیا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ بجلی چلی گئی ہے، تو ابھی باقی ویڈیو آپ میری اندھیرے کے اندر دیکھیں گے۔ کیمرہ مین تم میرے ساتھ آؤ کہ یہ میرا کچن ہے، یہ 5 مرلے کا ہمارا مکان ہے، اور باقی کی ویڈیو یہ دیکھ لیں کہ بجلی کا یہ حال ہے کہ UPS چارج نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور آخر میں وہی نعرہ لگاؤں گا، پاکستان زندہ باد۔